हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को काफी अच्छे से डिटेल में स्टडी किया है। अब हम कुछ फैक्टर्स देखते हैं जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के रेट को अफेक्ट करते हैं। ये एक्सटर्नल फैक्टर भी हो सकते हैं, इंटरनल फैक्टर भी हो सकते हैं। सो वन बाय वन हम सारे फैक्टर्स को देखते हैं। फर्स्ट जो फैक्टर है जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को अफेक्ट करेगा वो है लाइट। सेकेंड वन इज टेम्परेचर। थर्ड वन इज कार्बन डाइऑक्साइड। फोर्थ वन इज वाटर। सो ये सारे फैक्टर्स होते हैं मेनली जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। वन बाय वन हम इनको डिटेल में स्टडी करते हैं। अभी हम देखते हैं जो फर्स्ट फैक्टर जो फोटोसिंथेसिस के रेट को अफेक्ट करता है वो है लाइट। ठीक है, अभी जो लाइट होता है वो वरी करता है उसकी इंटेंसिटी में, उसकी क्वालिटी और वेवलेंथ में और उसके ड्यूरेशन में। यहाँ पे हम देखते हैं जो इंटेंसिटी होता है उसका मतलब क्या है, मीन्स कि कितनी अमाउंट ऑफ लाइट फॉल कर रही है गिवन सरफेस एरिया के अंदर। ठीक है, वो उसकी इंटेंसिटी हो जाती है। देन उसकी क्वालिटी और वेवलेंथ, मीन्स कौन सी वेवलेंथ है लाइट की जो फोटोसिंथेसिस के रेट को इंक्रीज करती है एंड किस वेवलेंथ की लाइट जो फोटोसिंथेसिस रेट को डिक्रीज करती है। देन फिर ड्यूरेशन। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए जो अल्टीमेट सोर्स होता है लाइट का वो होता है सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन मतलब जो भी रेडिएशन हमें सन से मिलती है उसको हम सोलर रेडिएशन बोलेंगे। टोटल जो सोलर एनर्जी अर्थ तक पहुंचती है उसका सिर्फ स्मॉल पोर्शन ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में यूज किया जाता है। वो स्मॉल पोर्शन कितना है, नियरली 2%। अभी हम देखते हैं जो लाइट की इंटेंसिटी होती है, अगर लो इंटेंसिटी की लाइट है देन वो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को भी लो कर देती है। वेयर एज जो लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज करेगी देन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज करता जाएगा, लेकिन ये एक सर्टेन लिमिट्स तक ही इंक्रीज करेगा। अगर लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है तो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है वो भी उसका भी रेट डिक्रीज कर जाएगा। देन हम देखते हैं क्वालिटी ऑफ लाइट। अब हमने जब फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ रहे थे तो उसमें देखा था जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है जो कि एक ग्रीन पिगमेंट है और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को होने के लिए वो पिगमेंट बहुत जरूरी असेंशियल है। ठीक है, सो ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट है ये क्या करता है, सोलर एनर्जी को, सोलर रेडिएशंस को ट्रैप करेगा। अब ये मोस्टली ब्लू एंड रेड रीजन्स की जो लाइट होती है उन्हीं को एब्जॉर्ब करता है। इसीलिए बोला जाता है जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है वो ज्यादा हाई होता है ब्लू और रेड लाइट में। ठीक है, जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है वो ग्रीन जो लाइट होती है उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, उसको एब्जॉर्ब नहीं करता है। इसी वजह से जो कलर होता है वो ग्रीन होता है प्लांट्स का। ठीक है, सो फोटोसिंथेसिस किस वेवलेंथ की लाइट में नहीं होगा, ग्रीन लाइट में नहीं होगा। सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है उसका रेट किन लाइट रीजन्स में होगा, तो ब्लू एंड रेड रीजन्स में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस का रेट होगा। जो सेकंड फैक्टर है जो फोटोसिंथेसिस के रेट को अफेक्ट करता है वो है टेम्परेचर। जो फोटोसिंथेसिस का रेट है वो इंक्रीज होता जाएगा बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर अप टू 40 डिग्री सेल्सियस तक। यानी कि 40 डिग्री सेल्सियस तक जब टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा तो फोटोसिंथेसिस का रेट भी इंक्रीज होता जाएगा। लेकिन 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जब टेम्परेचर राइज करेगा ना तो क्या करेगा, वो फोटोसिंथेसिस को डिक्रीज कर देगा। ऐसे ही जो लो टेम्परेचर होता है वो भी इनहिबिट करता है फोटोसिंथेसिस को। अब हम देखते हैं जो टेम्परेचर होता है वो किस तरीके से फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करता है। हमने पढ़ा था जो फोटोसिंथेसिस में डार्क रिएक्शन होती है उसमें बहुत सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व रहते हैं। ये एंजाइम्स एक स्पेसिफिक रेंज ऑफ टेम्परेचर के अंदर ही फंक्शनल रहते हैं। सो वो टेम्परेचर अगर कम है तो जो एंजाइम्स की एक्टिविटी है वो भी कम हो जाएगी। ऐसे ही जो टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर राइज करता जाएगा तो वो जो एंजाइम्स है उनको इनएक्टिव बना देगा। ठीक है, और इस वजह से जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है और उसका रेट है वो डिक्रीज करता जाएगा। सो यहाँ पे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस तक राइज करता जाएगा मीन्स वो क्या कर रहा है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को इंक्रीज कर रहा है।
वेयर एज जो लो टेम्परेचर होता है वो फोटोसिंथेसिस के रेट को इनहिबिट करता है। सो ये हमारा टेम्परेचर का इन्फ्लुएंस रहता है हमारे फोटोसिंथेसिस के रेट के ऊपर। सो जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, जो फोटोसिंथेसिस के रेट को अफेक्ट करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में 0.033% की कंसंट्रेशन में पाई जाती है। ये जो कंसंट्रेशन होती है ये रियली बहुत कम कंसंट्रेशन होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है वो इंक्रीज होता जाएगा बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। लेकिन जब ज्यादा कंसंट्रेशन हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड की, वो भी टॉक्सिक साबित होती है प्लांट्स के लिए और वो फोटोसिंथेसिस को इनहिबिट कर देती है। तो यहाँ पे हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि ज्यादा कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की टॉक्सिक क्यों होती है प्लांट्स के लिए। यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट का मानना ये है कि जब CO2 लेवल ज्यादा हो जाता है तो वो प्लांट की जो लीव्स होती है उनको थिक बना देता है, जिसका बहुत ही बुरा और वर्स इफेक्ट पड़ता है क्लाइमेट चेंज के ऊपर। ठीक है। एंड जो कुछ साइंटिस्ट है वो ये मानते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हाई कंसंट्रेशन हो जाती है एटमॉस्फेयर में, तो वो बहुत सारे वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स की जो अमाउंट होती है जो प्लांट प्रोड्यूस करता है, जैसे आयरन हो गया, जिंक हो गया, उनको रिड्यूस कर देता है। ये जो लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स है ये बहुत ही ज्यादा सीरियस हो सकते हैं, इसलिए इसको टॉक्सिक माना गया है कि जब ज्यादा कंसंट्रेशन होगी कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ेगी तो वो टॉक्सिक साबित हो सकता है प्लांट्स के लिए और वो फाइनली फिर फोटोसिंथेसिस जो है उसको इनहिबिट करेंगे। नेक्स्ट फैक्टर है वाटर। वाटर एक एसेंशियल रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस के लिए। वाटर रेयरली ही एक्ट करता है लिमिटिंग फैक्टर की तरह, क्योंकि बहुत ही कम अमाउंट, नियरली और लेस देन 1% ऑफ वाटर ही एब्जॉर्ब किया जाता है प्लांट के द्वारा, जो कि फोटोसिंथेसिस में यूज होगा। ठीक है, तो ये रेयरली ही एक लिमिटिंग फैक्टर की तरह एक्ट करेगा। जो फोटोसिंथेसिस का रेट होता है वो लोअर हो जाएगा अगर जो प्लांट्स है उनमें इनएडिक्वेटली सप्लाई होती है वाटर की, यानी कि प्रॉपर सप्लाई वाटर की अगर नहीं होगी तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी लो होता जाएगा। जब वाटर की डेफिशिएंसी होगी देन जो स्टोमेटल अपर्चर होते हैं वो क्लोज हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो पानी का लॉस होता है ट्रांसपिरेशन के थ्रू वो भी रिड्यूस हो जाएगा। अगर जो स्टोमेटल अपर्चर्स क्लोज होंगे देन एज अ रिजल्ट ऑफ इट जो एंट्री ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो भी स्टॉप कर जाएगी लीव्स में, क्योंकि जो स्टोमेटल जो पोर्स होते हैं उन्हीं के थ्रू ही तो गैसेस एक्सचेंज होता है ना। सो अगर वही क्लोज रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री भी नहीं हो पाएगी लीव्स के थ्रू प्लांट में, और वो फिर हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एसेंशियल होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। सो अगर कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं आ पाएगी देन वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी नहीं हो पाएगा। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है फोटोसिंथेसिस के रेट को जो अफेक्ट करता है। यहाँ पे हम देखते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में हमें पता है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जो ये एक टाइप का न्यूट्रिशन है जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किसी और के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। सो यहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं वो हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, क्योंकि ये अपना फूड ऑब्टेन करते हैं एक्सटर्नल सोर्स से। ये जो एक्सटर्नल सोर्स है ये प्लांट्स भी हो सकते हैं, ये एनिमल्स भी हो सकते हैं, या उनका कोई भी प्रोडक्ट हो सकते हैं। ठीक है, अब हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का टाइप है, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में इसके 3 टाइप्स के बारे में पढ़ा था। अब मैं इसके थर्ड जो टाइप है दैट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में आपके साथ में डिस्कस करने वाली हूँ। होलोजोइक न्यूट्रिशन ये एक टाइप का न्यूट्रिशन है जिसमें इंजेक्शन ऑफ लिक्विड और सॉलिड ऑर्गेनिक मटेरियल, इंजेक्शन मतलब इनटेक, यहाँ पे क्या होता है पहले लिक्विड और सॉलिड ऑर्गेनिक मटेरियल को इनटेक किया जाता है, देन फिर उसका डाइजेशन होता है, एंड देन डाइजेशन के बाद में एब्जॉर्प्शन एंड असिमिलेशन होता है उसका, एंड फिर उसको यूटिलाइज किया जाता है। ये इंक्लूड करता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को एंड उसको
कन्वर्ट करता है सिंपल फॉर्म्स में। यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है उसको इनटेक किया जाता है एंड उसको बाद में कन्वर्ट किया जाता है सिंपलर फॉर्म्स में। अब अगली स्लाइड में हम देखेंगे इसके टाइप्स। अब हम होलोजोइक एनिमल्स को क्लासिफाई करते हैं 3 कैटेगरीज के अंदर। ये जो क्लासिफिकेशन होता है ये किसके बेसिस के ऊपर किया जाता है, उनकी फूड हैबिट के बेसिस के ऊपर किया जाता है। हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स, इनके बारे में हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में बहुत बार पढ़ चुके हैं और हम सब आई थिंक इसके बारे में अवेयर हैं। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दे रही हूँ। हर्बीवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो ईट करते हैं एल्गे एंड प्लांट मटेरियल को, ठीक है। कॉमन हर्बीवोर्स एनिमल्स जैसे काउ हो गया, गोट हो गया, कैमल, डियर, स्क्वेरल एक्सेट्रा। कार्निवोर्स एनिमल्स कौन से होते हैं, वो एनिमल्स होते हैं जो अदर एनिमल्स के फ्लैश के ऊपर ईट करते हैं, ठीक है। सो कॉमन कार्निवोरस एनिमल्स कौन से हो गए, लायन हो गया, टाइगर, वल्चर, स्नेक, हॉक एक्सेट्रा। ओमनिवोर्स कौन से होते हैं, वो एनिमल्स जो बोथ प्लांट्स और अदर एनिमल्स को ईट करें, वो किस कैटेगरी के अंदर आएंगे, ओमनिवोर्स के अंदर। कॉमन ओमनिवोर्स है जैसे मैन हो गया, स्पैरो हो गया, क्रो हो गया, रेट हो गया, ठीक है। सो ये बहुत ही आसान क्लासिफिकेशन था। सो अब हम देखते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में किस टाइप का न्यूट्रिशन होता है, तो सबसे पहले हमारे पास आंसर होना चाहिए कि जो अमीबा होता है उसमें होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। फिर हम देखते हैं अमीबा होता क्या है। अमीबा एक एक्वेटिक प्रोटोजोवन एनिमल है जो रहता है एट द बॉटम ऑफ फ्रेश वाटर पूल्स एंड स्ट्रीम्स। ये एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, मींस हम नेकेड आई से इसको नहीं देख सकते, अंडर माइक्रोस्कोप ही हम इसको देख सकते हैं। ये एक यूनिसेल्युलर और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। इसके अंदर शूडोपोडिया होते हैं। शूडोपोडिया क्या होता है, फिंगर लाइक एक्सटेंशंस पाए जाते हैं। ये जो फिंगर लाइक एक्सटेंशंस होते हैं ये इसको हेल्प करते हैं फूड को कैप्चर करने में और इसके मूवमेंट में। अब हम इसके स्ट्रक्चर देखते हैं। ये हमारे पास अमीबा की इमेज आई है। यहाँ पे हम देखते हैं जो अमीबा की शेप है ये कैसी है, इरेगुलर शेप है, मतलब हम इस शेप को डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। सो ये इरेगुलर शेप है, कैसी भी शेप दे दी गई है इसको। एंड ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकले हुए हैं, देखो ये वाले, इनको हम बोलते हैं शूडोपोडिया। शूडोपोडिया दो वर्ड, शूडो एंड पोडिया। शूडो का मतलब होता है फॉल्स एंड पोडिया मीन्स फिट, मतलब फॉल्स फिट। क्योंकि ये जो शूडोपोडिया होता है ये क्या करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है, तो लेकिन ये ट्रू फिट नहीं होके ये कैसे फिट है, फॉल्स फिट होते हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास अमीबा के बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया है। अब हम अगली स्लाइड में देखते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा में कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। हमने देखा जो अमीबा होता है उसमें होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। इस न्यूट्रिशन में 4 स्टेप्स को इंक्लूड किया गया है। यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप है वो है इंजेशन, इनटेक ऑफ फूड, देन उसका डाइजेशन, असिमिलेशन एंड लास्ट स्टेप इज इजेशन। सो ये 4 स्टेप्स इन्वॉल्व रहते हैं अमीबा की न्यूट्रिशन में, ठीक है। वन बाय वन हम इनको डिटेल में स्टडी करेंगे अभी। अभी हम देखते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा, जिसमें जो फर्स्ट स्टेप है वो है इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड। यहाँ पे जो अमीबा होता है वो फूड पार्टिकल्स को एनगल्फ करता है बाय फॉर्मिंग शूडोपोडिया अराउंड देम। फर्स्ट इमेज हम देख रहे हैं, इसमें अमीबा की स्ट्रक्चर दिखाई गई है, जिसमें जो सेंटर है उसमें क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है और उसके साइटोप्लाज्म में बहुत सारे लाइजोसोम्स हमें दिखाए गए हैं। देखो सर्कुलर जो स्ट्रक्चर्स में दिखाए गए हैं। लाइजोसोम्स में क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो फूड पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करने में अमीबा के केस में हेल्प करते हैं। सेकेंड इमेज में देखो, यहाँ पे सराउंडिंग से जो माइक्रोस्कोपिक फूड पार्टिकल्स हैं वो आ जाते हैं, तो क्या कर लेता है जो अमीबा होता है उसके अराउंड शूडोपोडिया फॉर्म कर लेता है, ठीक है। फिर क्या करता है, जो शूडोपोडिया बना लिया है वो उसको एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है बाय डिसॉल्विंग इट्स मेम्ब्रेन। उसकी मेम्ब्रेन्स जो होती है ना वो डिसॉल्व होना स्टार्ट कर देती हैं और एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसको हम बोलते हैं फूड वैक्यूल। जो फूड वैक्यूल प्लस जो फूड मटेरियल है उसको हम कलेक्टिवली बोल रहे हैं फैगोसोम, ठीक है। फूड वैक्यूल एंड उसके अंदर जो फूड पार्टिकल हैं उसको हम क्या बोल रहे हैं,
फेगोसोम बोलते हैं। अब हम देखते हैं जो प्रोसेस ऑफ इंजेशन होता है, यानी कि इनटेक ऑफ फूड होता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फेगोसाइटोसिस बोलते हैं। देन हमारा सेकेंड स्टेप आता है डाइजेशन। जब हमारा फूड वैक्यूल के अंदर एंटर कर जाता है तो उसके पास में जो लाइसोसोम्स होते हैं वो भी एंटर कर जाते हैं। उसको हम कलेक्टिवली बोलते हैं फेगोलाइसोसोम। फेगोलाइसोसोम में क्या है? फूड वैक्यूल है, फूड पार्टिकल है एंड उसके अंदर लाइसोसोम्स भी एंटर कर दिए हैं। लाइसोसोम्स क्या करेंगे? उस कॉम्प्लेक्स जो फूड पार्टिकल है उसको सिंपल और सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि लाइसोसोम्स में क्या होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? डाइजेशन ऑफ फूड पार्टिकल होता है, मतलब फूड पार्टिकल जो कॉम्प्लेक्स था उसको सिंपल और सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। देन डाइजेशन के बाद में होता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है? जो फूड पार्टिकल डाइजेस्ट हो चुका है उसका डिफ्यूजन होता है साइटोप्लाज्म में, एंड साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज होने के बाद में उस फूड कंपोनेंट को यूटिलाइज किया जाता है सेल के द्वारा। देन ये क्या होता है? जो यूटिलाइजेशन होता है सिंपल फूड कंपोनेंट्स का बाय द सेल, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन होने के बाद में फिर इजेशन होता है। इजेशन में क्या होता है? ये प्रोसेस होता है जिसके थ्रू अनडाइजेस्टेड जो फूड रह जाता है और जो असिमिलेट नहीं हुआ है उस फूड को एलिमिनेट किया जाता है बॉडी के बाहर। देन उसको हम बोलते हैं इजेशन। देखो लास्ट स्टेप में जो भी अनडाइजेस्टेड और जो असिमिलेट नहीं हुआ है फूड पार्टिकल उसको हम क्या करते हैं? बॉडी से बाहर थ्रो आउट करते हैं। इस स्टेप को हम बोलते हैं इजेशन। ये हमारे अमीबा में न्यूट्रिशन में जो स्टेप्स थे वो फॉलो किए जाते हैं। हमने अपनी प्रीवियस स्लाइड में अमीबा में न्यूट्रिशन किस टाइप का होता है, कैसे होता है, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, उसके बारे में काफी पढ़ लिया है। मैं आपको थोड़ा सा इस स्लाइड में रिकैप करवा रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएं। यहाँ पे क्या है? पहले अमीबा होगा, उसके सराउंडिंग में कोई माइक्रोस्कोपिक फूड पार्टिकल्स आ जाते हैं। देन वो उनको कैप्चर करेगा बाय फॉर्मिंग सूडोपोडिया, एंड वो क्या करेगा? फिर फूड वैक्यूल फॉर्म करेगा। फूड वैक्यूल के अंदर फिर लाइसोसोम्स आ जाएंगे। देन सेकंड स्टेप होगा डाइजेशन ऑफ फूड इन फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल के अंदर क्या हो जाएगा? डाइजेशन हो जाएगा, क्योंकि लाइसोसोम्स प्रेजेंट हो जाएंगे वहां पे। लाइसोसोम्स क्या करते हैं? डाइजेशन करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल होता है उसको सिंपल में कन्वर्ट कर देते हैं। देन डाइजेशन के बाद में एब्जॉर्प्शन होता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, आपको ध्यान में रखना है। जो अमीबा होता है उसमें फूड को कौन से प्रोसेस से एब्जॉर्ब किया जाता है? यहाँ पे डिफ्यूजन से एब्जॉर्ब किया जाता है, क्योंकि जो फूड वैक्यूल है ना वहां पे फूड पार्टिकल की कंसंट्रेशन क्या है? ज्यादा है एज कंपेयर टू अमीबा के साइटोप्लाज्म में। सबको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि जो साइटोप्लाज्म है वहां पे फूड पार्टिकल की कंसंट्रेशन कम है, और जो फूड वैक्यूल है उसमें फूड पार्टिकल की कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो हमें पता है डिफ्यूजन में क्या होता है? हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूवमेंट होती है। तो यहाँ पे फूड वैक्यूल से जो डाइजेस्ट हो चुका है फूड वो किस में चला जाएगा? साइटोप्लाज्म में चला जाएगा। साइटोप्लाज्म में जाने के बाद में असिमिलेशन होगा, उस फूड पार्टिकल को जो डाइजेस्ट हो चुका है उसको यूटिलाइज किया जाएगा सेल के द्वारा। अब कुछ पार्ट क्या होता है? अनडाइजेस्टेड फूड भी रह जाता है जिसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इजेशन। ठीक है, ये सारा हमारा अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन के बारे में बता रहा है। ठीक है, अब अमीबा में न्यूट्रिशन को देखने के बाद हम देखते हैं न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। सबसे पहले हम पैरामीशियम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पैरामीशियम एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेल्युलर मतलब सिंगल सेल, यूनि मतलब सिंगल, वन और सेल्युलर मतलब सेल, यानी कि सिंगल और वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म को ही हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यूकैरियोटिक मतलब यू का मतलब क्या है? न्यू, डेवलप्ड, और कैरियो मतलब न्यूक्लियस, जिसमें डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है।
सो अमीबा की तरह जो पैरामीशियम है ये भी यूनिसेल्युलर और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। देन जो पैरामीशियम है इसकी फिक्स्ड शेप पाई गई है। अमीबा की क्या थी, इरेगुलर शेप थी, उसकी शेप को हम डिफाइन नहीं कर पाते थे, लेकिन जो पैरामीशियम है इसकी प्रॉपर फिक्स शेप पाई गई है। देन जो पैरामीशियम होती है इसकी पूरी बॉडी के ऊपर सीलिया प्रेजेंट होते हैं। सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो उसकी मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, देखो इस इमेज में आपको दिखाई दे रहा होगा इसकी पूरी बॉडी पे स्मॉल स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो इसकी बॉडी की मूवमेंट में हेल्प करेंगे। अब देखो जैसे फूड पार्टिकल यहाँ पे प्रेजेंट है तो क्या करेगा, सीलिया की हेल्प से ये इस स्पॉट पे जाएगा जिसको हम बोल रहे हैं माउथ। अमीबा के केस में क्या था, सूडोपोडिया हेल्प करता था उसको फूड को एनगल्फ करने के लिए, लेकिन यहाँ पे पैरामीशियम में क्या है, एक प्रॉपर स्पॉट है जिसको हम बोल रहे हैं माउथ, वहां से फूड को एनगल्फ किया जाता है। ठीक है, सो अगर यहाँ पे दूर, माउथ से दूर फूड पार्टिकल प्रेजेंट है तो सीलिया की हेल्प से उनको मूव करवा के माउथ तक ले जाया जाता है। तो क्या करता है, सीलिया मूवमेंट में हेल्प करता है, उसकी बॉडी की मूवमेंट में भी और फूड पार्टिकल की मूवमेंट में भी। ठीक है, सो माउथ के थ्रू एंटर करने के बाद उसमें प्रॉपर उसी तरीके का न्यूट्रिशन फॉलो किया जाता है जैसे अमीबा में किया जाता था। अमीबा और पैरामीशियम में दोनों में ही होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, सो आज हमने होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में काफी कुछ जान लिया है। अगली वीडियो में हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स देखेंगे। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको सबको अच्छे से समझ में आया होगा।